हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर मेंशन। अरनाथ को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मीठी ने सुबह से उसे बर्थडे विश नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही वो रूम में आया और उसने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम हैरान रह गया। उसकी नज़र सामने मीठी पर गई जो बालकनी की तरफ खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। चांद की चांदनी उसे अपने अंदर समेट रही थी और वहीं दूसरी तरफ रूम में सेंटेड कैंडल्स नीचे की तरफ लगी हुई थी। ज़मीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और सामने की तरफ एक टेबल सजा हुआ था जिस पर बर्थडे केक रखा हुआ था और साथ ही साथ उसे भी गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। अरनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर मीठी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह उसके करीब आने को हुई। अरनाथ की आंखें हल्की लाल हो गई। मीठी आकर सीधा उसके सीने से लग गई और बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं मिस्टर स्वीट, लेकिन क्या इसमें मेरी गलती है कि मुझे आपका बर्थडे पता ही नहीं था और आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, जानती हूँ हमारे बीच बर्थडे को लेकर बात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। मैं भूल गई और आपने मुझे याद नहीं दिलाया। क्या आप मुझे अपना बर्थडे याद नहीं दिला सकते थे? अरनाथ उसे अपनी बाहों में समेट कर बोला, कुछ चीज़ें याद नहीं दिलाई जाती स्वीट। उसकी बात सुनकर मीठी ने शिकायती नज़रों से उसे देखा और बोला, लेकिन जो बातें दिल को तकलीफ़ दे रही हों उन्हें सुलझाया तो जा सकता है ना। आपको पता है, पूरा दिन मैं इसी गिल्ट में रही कि मैंने आपको बर्थडे विश नहीं किया और मैं जानती हूँ कि आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। आप प्यार करते हैं मुझसे और अगर मैं ही कोई ऐसी हरकत करूँगी तो आपका दिल मुझसे कितना नाराज़ होगा। आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या ये मैं नहीं समझ सकती? अरनाथ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, लेकिन अब तो तुम्हें याद आ गया ना। अब तो तुम्हें पता लग गया कि मेरा बर्थडे है, तो क्या अभी मुझे विश नहीं करोगी? मीठी तुरंत बोली, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। अरनाथ भी जल्दी से बोला, ये सब मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे मेरी स्वीट के मुंह से अपने लिए हैप्पी बर्थडे सुनना है। जैसे ही उसने कहा, मीठी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और दिल में बेचैनियां भरने लगी। अरनाथ कितना तड़प रहा था उससे बर्थडे विश सुनने के लिए, ये उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे। मीठी उसकी आंखों में देख रही थी। उसने अरनाथ के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अरनाथ भी चेहरे पर बेसब्री लिए उसे ही देख रहा था। मीठी ने पंजों के बल ऊपर की तरफ उठकर उसके होठों से अपने होठों को छुए और फिर उसे किस करने लगी। अरनाथ थोड़ा हैरान हुआ। उसने भी मीठी की कमर पर अपने हाथ कस दिए थे और उसे रिस्पॉन्स देने लगा। वो भी धीरे धीरे मीठी को पैशनेटली किस करने लगा और उन दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस और डीप किस होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद मीठी ने अरनाथ के होठों से अपने होठ अलग किए। अरनाथ की नज़रें मीठी के होठों पर टिकी थी और मीठी की नज़रें भी अरनाथ के होठों पर टिकी थी। वो बड़े ही प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे मिस्टर स्वीट। ये बोलकर एक बार फिर से उसने अरनाथ के होठों पर अपने होठ रख दिए, लेकिन इस बार उसने किस नहीं किया, बस हल्का सा उसके होठों को छूकर नीचे की तरफ होने लगी। लेकिन अरनाथ ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और ज़्यादा कस दिया और खुद मीठी को किस करने लगा। मीठी के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून उतर आया। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं अरनाथ उससे नाराज़ ना हो, लेकिन अब अरनाथ जिस तरह से उसे किस करने लगा था उसका हर डर गायब हो गया था। अरनाथ उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से और शिद्दत से किस करता रहा था। तकरीबन 5-7 मिनट बाद उसने एक बार फिर से मीठी के होठों को छोड़ा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच स्वीट। मीठी मुस्कुराई और बोली, आप नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे?
अरनाथ भी मुस्कुराकर बोला, नाराज तो था, लेकिन अब तुमने हर नाराजगी दूर कर दी। मीठी मुस्कुराते हुए बोली, केक कट करें? अरनाथ ने सामने टेबल की तरफ देखा। मीठी उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल की तरफ लेकर आई और उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी उसकी बगल में बैठी। अरनाथ भी बेहद खुश नज़र आ रहा था। हालांकि आज उसे पता चला था कि मीठी को एक जतिन नाम का लड़का बार बार कॉल किए जा रहा है और मीठी उससे मिलने भी गई थी। लेकिन अब जो मीठी उसे सरप्राइज़ दे रही थी, उसके बाद उसकी नाराज़गी दूर हो गई थी। अब उसे बस यही पता लगाना था कि आखिर ये जतिन है कौन और चाहता क्या है। मीठी ने अरनाथ के हाथों में नाइफ पकड़ाया और अरनाथ केक कट करने लगा। मीठी का हाथ उसके हाथ में ही था। केक कट करने के बाद मीठी ने उसे केक खिलाया तो अरनाथ ने भी केक का पीस उठाया और मीठी को खिलाने लगा। मीठी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से कौन केक पहले खाए। तभी अरनाथ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ केक वापस नीचे रखा और मीठी की कलाई को पकड़ लिया। मीठी की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अरनाथ ने उसके होठों को अपने होठों में लिया और फिर अपने होठों को लेकर मीठी के पास वापस आ गया। मीठी के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। उसका रंग लाल होने लगा था। अरनाथ ने मीठी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके होठों पर एक बार फिर से अपने होठ रख कर उसे वो केक खिलाने लगा। दोनों के होठों के बीच वो केक घुल रहा था और दोनों के बीच एक बार फिर से डीप किस होने लगी थी। कुछ देर बाद जब अरनाथ ने मीठी के होठों को छोड़ा तो ना उसके होठों पर केक लगा हुआ था और ना ही मीठी के होठों पर। मीठी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा गिफ्ट। मीठी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से टेबल के ऊपर रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स उठाया और अरनाथ की तरफ बढ़ा दिया। आज उसने पहली बार अरनाथ के लिए गिफ्ट लिया था। हालांकि इसे लेने में मन्नत ने उसकी पूरी मदद की थी। अरनाथ की चॉइस के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी उसे। अरनाथ ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत ही प्यारी वॉच थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीठी उसकी तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाकर बोली, आपको पसंद आया? अरनाथ भी उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोला, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती गिफ्ट है। ये बोलकर उसने उस गिफ्ट को अपने सीने से लगा लिया। मीठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और उसने अपना कदम दूसरे टेबल की तरफ बढ़ा दिया जहाँ पर खाना रखा था। अचानक ही अरनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और खुद भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। मीठी की धड़कनें बढ़ने लगी। जिस तरह से अरनाथ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देने वाला था। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ उठा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। मीठी तुरंत उससे बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपने कुछ खाया था क्या? अरनाथ ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, कुछ खाया नहीं लेकिन कुछ खाने वाला हूँ। मीठी हैरानी से बोली, क्या? अभी वो अरनाथ के जवाब का इंतज़ार ही कर रही थी कि अरनाथ ने हल्का सा नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मीठी हैरान रह गई। अरनाथ उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, इजाज़त है? उसकी बात सुनकर मीठी की धड़कनें तेज़ी से बढ़ गई। वो अरनाथ की तरफ देखती रह गई लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसने तुरंत अपना चेहरा अरनाथ के सीने से लगा लिया और उसे यूं शर्माते हुए देखकर अरनाथ का दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा। हालांकि मीठी और उसके बीच इंटीमेसी तो पहले भी हुई थी, लेकिन उन सब बातों को बहुत वक्त हो गया था। जब से मीठी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी, तब से ही वो दोनों एक दायरे में रह रहे थे। एक दूसरे के करीब होकर भी उन दोनों के बीच बहुत दूरियां थी, लेकिन आज अरनाथ उन दूरियों को ख़त्म करना चाहता था। अरनाथ उसे लेकर बेड पर आया और नीचे बेड पर लिटा दिया तो मीठी तुरंत करवट लेकर दूसरी तरफ हो गई। उसे अब अरनाथ की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी,
लेकिन अरनाद तो अब हर एक शर्म लिहाज को दूर करने वाला था। उसने मीठी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे सेडक्टिव नज़रों से देखने लगा। हालांकि मीठी उसकी तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन वो अरनाद की उन गहरी नज़रों को खुद पर महसूस कर सकती थी। उसने हल्की सी अपनी नज़रें उठाई और बड़ी ही दिलकश आवाज़ में बोली, ऐसे मत देखिए ना मिस्टर स्वीट। अरनाद मुस्कुराया और बोला, अभी तो सिर्फ देखा है तुम्हें, अपनी इन नज़रों से खाना तो बाकी है। मीठी तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे कुछ कुछ हो रहा है मिस्टर स्वीट। अरनाद ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। अरनाद के होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर मीठी की भी सांस गहरी होने लगी थी। वो अपनी गर्दन को कभी दाएं हिलाती तो कभी बाएं। उसके हाथ अरनाद की पीठ पर आ गए थे और वो उसकी पीठ को हल्का हल्का सहलाने लगी थी। अरनाद ने उसकी गर्दन पर से अपने होंठ हटाए और हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मीठी ने एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी धड़कनें काबू में ही नहीं हो रही थी और बदन एक अलग ही अंगड़ाई ले रहा था। अरनाद ने अपनी शर्ट को उतार कर साइड में फेंका और मीठी के कंधों को चूमने लगा। मीठी ने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया और बोली, मिस्टर स्वीट। अरनाद उसके कंधों को चूमते हुए बोला, बोलो स्वीट। मीठी गहरी सांस लेते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म से जान निकलने को हो रही है। अरनाद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी मुट्ठी को खोलकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये बोलते हुए उसने मीठी को वापस अपनी तरफ घुमा लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मीठी ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और अपने नाखूनों से उसे खरोंचने लगी। उसके वो नाखून जैसे जैसे अरनाद की पीठ पर लग रहे थे, अरनाद और भी ज़्यादा मदहोश होने लगा था। उसने मीठी की साड़ी का पल्लू साइड हटाया और उसके सीने की तरफ देखने लगा। सीने में हो रही हलचल ऊपर से ही साफ नज़र आ रही थी। अरनाद ने अपना हाथ मीठी की कमर के नीचे रखा और उसके साड़ी के ब्लाउज़ की डोरी खोल दी तो वो ब्लाउज़ उसके बदन पर ढीला हो गया। अरनाद ने बड़े ही प्यार से उसके ब्लाउज़ को उसकी बॉडी से निकाला और साइड में फेंक दिया। मीठी एक बार फिर से करवट लेने को हुई। वो अरनाद के सामने जिस तरह से थी उसे बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, लेकिन अरनाद ने इस बार उसे करवट लेने का मौका ही नहीं दिया और उसके सीने पर झुककर उसके इनरवियर को भी उतार दिया। मीठी की शर्म और भी ज़्यादा बढ़ गई। अरनाद उसके सीने पर अपने होंठ रखकर उसके सीने पर उसे किस करने लगा और इस बार उसे और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से किस कर रहा था। मीठी हल्की हल्की आहें भरने लगी। अरनाद सिर्फ उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे लव बाइट भी दे रहा था, जिससे उसे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अरनाद ने उसके सीने को हल्का हल्का प्रेस करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली किस करना शुरू किया। वो उसके सेंसिटिव एरिया पर भी किस कर रहा था। मीठी को बहुत ज़्यादा सेरन महसूस हो रही थी। उसे यूं ही किस करते रहने के बाद अब अरनाद उसके पेट की तरफ आया और पेट पर भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली किस करने लगा। मीठी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगी। अरनाद ने उसकी साड़ी पर अपना हाथ रखा और उसकी साड़ी को उसके जिस्म से अलग करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को बेहद मदहोशी भरी नज़रों से देखने लगे थे और अब मीठी पूरी तरह से अरनाद के सामने थी। अरनाद ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उसने अब वो भी अपने जिस्म से अलग कर दी और अब वो दोनों ही पूरी तरह से बेलिबास एक ब्लैंकेट में ढके हुए थे। अरनाद एक बार फिर से मीठी को उसके होंठों पर किस करने लगा और इस बार मीठी भी उसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। होठों को छोड़कर अरनाद एक बार फिर से उसकी गर्दन और उसके कंधों को चूमने लगा। कुछ देर बाद वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू मीठी।
मीठी ने बेडशीट पर अपने हाथ रखे हुए थे और अचानक ही उसने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया। अरनाथ ने खुद को उसके अंदर समेट दिया था। हल्की सी दर्द भरी चीख मीठी के होठों से निकली और मीठी ने तुरंत अपनी बाहें अरनाथ के ऊपर लपेट दी। अरनाथ ने भी उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। वो मीठी को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखते हुए खुद को हल्का हल्का मूव कर रहा था और मीठी भी दर्द भरी आहें भर रही थी। उसके वो फड़फड़ाते हुए होंठ देखकर अरनाथ खुद को रोक नहीं पाया और उसने मीठी को एक बार फिर से पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। और इस बार ये पैशन खत्म हुआ ही नहीं। अरनाथ यूं ही मीठी को कभी होठों पर, कभी कंधों पर, कभी सीने पर तो कभी गर्दन पर किस करता रहा और उसके ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ उसे अपना बनाता रहा। मीठी भी वो हल्का हल्का दर्द और सुकून अपने अंदर समेट रही थी और पूरे कमरे में उसकी वो गहरी सिसकियां गूंज रही थी। बाहर बालकनी की तरफ से पर्दे लहरा रहे थे और अरनाथ और मीठी दोनों पूरी रात एक दूसरे में यूं ही डूबे रहे। इधर राठौड़ फार्म हाउस में अमानत की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नज़र अपने बगल में सोए हुए रेयान पर गई और रेयान को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कल जब उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया तो उस किस के बाद रेयान तुरंत फार्म हाउस के अंदर चला गया था। उसे अंदर जाते देख अमानत को बहुत बुरा लगा था, लेकिन कुछ ही देर में जब रेयान बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि रेयान के हाथों में उसका गिटार था। रेयान बहाना बनाते हुए बोला, मैं ये लेने गया था, आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सा सुनाऊं जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। उसकी बात सुनकर अमानत का चेहरा एकदम से खिल गया था, वरना वो तो ना जाने क्या क्या सोच रही थी, लेकिन अब जैसे उसके दिल को सुकून मिल गया था। वहीं रेयान नहीं चाहता था कि अपने बर्थडे के दिन अमानत को कुछ भी बुरा फील हो, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाल कर ये बहाना बनाते हुए अमानत को नॉर्मल कर दिया था। बढ़िया सी म्यूज़िक नाइट के बाद रेयान और अमानत दोनों अंदर रूम में आए और सो गए। अमानत बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले कल रात को लेट नाइट तक बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके बाद दिन में शॉपिंग, रात में डिनर और फिर इतनी देर तक जागते रहने के बाद उसे सच में बहुत ज़्यादा नींद आई थी और अब उसका चेहरा उतना ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। प्रेगनेंसी का ग्लो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। उसने रेयान के चेहरे पर अपना हाथ रखा और हल्का सा उसके बालों को सहलाकर बोली, गुड मॉर्निंग रेयान। उसकी आवाज़ सुनकर रेयान ने भी अपनी आंखें खोली और धीमे से बोला, गुड मॉर्निंग हैव। अचानक ही वो बोलते बोलते चुप हो गया। ख्यालों में वो जन्नत के साथ खोया हुआ था, तो उसके मुंह से भी जन्नत के लिए हेवन ही निकलने वाला था। वही अमानत उसे हैरानी से देख रही थी। वो तुरंत बोली, क्या क्या कहा तुमने? रेयान तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, कुछ नहीं, मैंने बस यही कहा, गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या? अमानत ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया और बोली, कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने, वो बस मैं ही फालतू सोचती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे तुम्हारी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी पड़ेगी ना? क्या यहाँ पर मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय बना लूँ? प्लीज़ रेयान, आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई प्रॉमिस मैं दिन में 2 गिलास जूस पीऊँगी और बहुत सारे फ्रूट्स भी खाऊँगी, लेकिन प्लीज़ अभी चाय पीने दो ना, बहुत मन कर रहा है। रेयान मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ, जाकर हम दोनों के लिए चाय बना लो, तब तक मैं फ़्रेश होता हूँ। अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम गई और फिर जल्दी से अपना फेस वॉश और ब्रश करके वापस आई और किचन की तरफ चली गई। रेयान ने भी अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गया। डाइनिंग टेबल पर आते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि
अमानत ने ना सिर्फ चाय बनाई थी बल्कि ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। लेकिन ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं था। उसने बहुत सिंपल सी चीज़ बनाई थी जो उसे बनानी आती थी। कुकिंग और अमानत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। उसने सिंपल सा ब्रेड टोस्ट और पोहा बनाया था। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी रेयान, लेकिन मुझे इतना ही आता है। रेयान हंसा और बोला, लेकिन तुम्हें इतना ही बनाने के लिए कहा किसने? ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी ट्रेजर। सर्वेंट बना देते हैं ये सब। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अमानत इरिटेट होकर बोली, क्यों? मुझे काम करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? माना मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ रेयान। तुम प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश करो। और अगर मैं सारा दिन आलस में बैठी रहूँगी ना, तो हमारा बच्चा भी आलसी बनेगा। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। आज उसने पहली बार अपने बच्चे के लिए हमारा बेबी कहा था। वहीं रेयान हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आकर उसके बेबी बम पर अपना हाथ रख कर बोला, ये हमारा बच्चा ही है ट्रेजर, और ये आलसी बिल्कुल नहीं बनेगा। ये मेरी तरह एकदम एक्टिव, फिट एंड फाइन बनेगा। उसकी बात सुनते हुए अमानत मुस्कुरा रही थी। रेयान ने उसे चेयर पर बिठाया और फिर अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाने लगा। उसे देखते हुए अमानत मुस्कुरा रही थी। उसे रेयान पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से भरा कमरा, जहाँ पर रोशनी के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लाइट ऑन हुई। वो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। नीचे ज़मीन पर सो रही प्याली ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सामने कर्म का चेहरा था। कर्म के चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि किसी ने बेहद शिद्दत से उसकी पिटाई की है। चेहरे पर गहरे काले धब्बे और होठों के फटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। प्याली के हाथ और पैर बंधे हुए थे। कर्म उसके पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग बटरकप, कैसी हो तुम? आज की सुबह की चाय मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे नीचे ज़मीन पर रखी और प्याली के पास बैठ गया। प्याली उसे देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, तुम मेरे मिस्टर शेखावत तुम तक पहुंच ही गए। करम ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, और उसके आने की खबर भी तुम तक पहुंच गई। प्याली हंसी और बोली, मुझ तक तो पहुंचनी थी। तुम्हारे चेहरे को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है ना, ये देखकर मुझे सुकून तो मिल रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें तो जिंदा ज़मीन में दफना देना चाहिए। इंसान तो तुम हो ही नहीं, इंसान के नाम पर कलंक हो। पर शायद मेरी मिस्टर शेखावत को तुम पर तरस आ गया होगा, या फिर शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, क्योंकि उनके दिमाग तक पहुंचना तो तुम जैसे कि बस की बात भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही वो एकदम से चुप हो गई और उसने दर्द से अपने होठों को कस कर भींच लिया। करम ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाय का कप प्याली की तरफ फेंक दिया था, जिससे वो सारी गर्म चाय प्याली की गर्दन पर आकर लगी और उसकी स्किन हल्की लाल हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की एक सिकन तक नहीं आई। दर्द से उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से हंसने लगी और बोली, यही होती है एक नामर्द की पहचान। असली मर्द से सामना हो तो तिलमिला उठता है। खैर, मेरे मिस्टर शेखावत के आने की खबर मुझ तक पहुंच गई। वो भी जल्दी पहुंचते ही होंगे। उसकी बात सुनकर अब कर्म जोरों से हंसने लगा और बोला, बहुत यकीन है ना तुम्हें अपने मिस्टर शेखावत पर, लेकिन तुम्हारा ये यकीन मैं तोड़ कर रहूँगा। उसे तुम तक कभी नहीं पहुँचने दूंगा। तुम्हें पता है तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम्हें मैंने बेवकूफ़ बनाया ये कहकर कि तुम्हारा किट्टू मेरे पास है, जबकि मैंने तो कभी तुम्हारे किट्टू को देखा भी नहीं, सिर्फ उसके बारे में सुना, और तुम किसी फड़फड़ाते हुए पंछी की तरह मेरे जाल में आकर फंस गई। उसकी बात सुनकर प्याली को अब ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। ये बात उसे पहले ही पता चल चुकी थी कि किट्टू कर्म के पास नहीं है। ये बात जानकर अब उसे और भी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वो जानती थी कि
जब भी वो अक्सर के सामने जाएगी तो अक्सर की नाराज़गी उसे बेहिसाब सहनी पड़ेगी, लेकिन अब वो इस चीज़ के लिए तैयार थी, पर उसके लिए उसे जल्द से जल्द कर्म की कैद से आज़ाद होना था। कर्म हंसते हुए बोला, और वहीं दूसरी तरफ मैंने तुम्हारे अक्षर को भी बेवकूफ़ बना दिया। वो मुझे मारने आया था, मुझसे तुम्हारा पता उगलवाने आया था, लेकिन मैंने एक ऐसा जाल बिछाया कि वो खुद ही उसमें फंस गया। पुलिस वाले तो उसे अपनी हिरासत में लेने वाले थे, लेकिन उसके बाप ने उसे बचा लिया। कर्म की बातें सुनकर प्याली को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भी उसे महसूस हुई, ये जानकर कि तक्षक को अक्षर और कर्म के बारे में पता है। अब उसे ये तो समझ आ गया था कि तक्षक अक्षर को ज़रूर संभाल लेगा। वो गुस्से में कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसके बाद में उसे ही प्रॉब्लम हो। इसी बात का डर प्याली को सबसे ज़्यादा था। वो मुस्कुराई और बोली, चाय तो तुमने मुझे पिलाई नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी खबरें अच्छी थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे दोबारा सोना है, बहुत नींद आई है मुझे। कर्म उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख प्याली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। कर्म हंसते हुए बोला, सॉरी बटरकप, लेकिन तुम्हारी नींद अब हराम होने वाली है। वो क्या है ना, जो रईस ज़्यादा पैसे देकर रंडियाँ खरीदते हैं ना, वो उन्हें सोने नहीं देते। पूरी रात तुम जैसी उनके बिस्तरों पर दर्द से तड़पती रहती हैं, लेकिन वो रहम का एक कतरा भी तुम जैसी के ऊपर गिरने नहीं देते। उसकी बात सुनकर प्याली को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। वो जानती थी कि वो जितना कर्म का जवाब देगी, कर्म उतना ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला होगा और उतना ही ज़्यादा उसका भयानक रूप प्याली को देखना पड़ेगा। फिलहाल उसे सिर्फ अक्षर का इंतज़ार था, इसलिए वो चुपचाप नीचे ज़मीन पर लेट गई। कर्म उसे चुप देखकर हैरान था, लेकिन उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में अक्षर एक रूम में था और उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी। वो मासूम सा बच्चा तकरीबन 2 साल का होने वाला था। अक्सर उसे अपनी गोद में हल्का हल्का झुला रहा था, जिससे वो बच्चा सो जाए, लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर सोता और फिर वापस उठकर रोने लगता। उसे बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन अब दवाइयाँ देने से उसका वो बुखार शांत हो गया था। अक्सर अपने सामने खड़े हुए सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपको बच्चे के लिए नैनी ढूंढने के लिए कहा था, आपने ढूंढी क्या? वो सर्वेंट तुरंत बोली, हाँ सर, मैंने ढूंढना शुरू कर दिया है, जल्द ही एक नैनी यहाँ पर आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अक्सर किट्टू की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, बेशक से मैं प्याली को उस कर्म से बचा लूँगा, बीवी है वो मेरी, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आई एम सो सॉरी किट्टू, अब मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। उसने तुम्हें छोड़ा, मुझे भी छोड़ा, आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जब कोई हमसे प्यार देने की बजाय हमें छोड़कर चला जाता है तो कैसा फील होता है। ये बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। किट्टू पिछले 15 दिन से उसके पास था। जब से उसे प्याली के बारे में सब पता चला था, तब से ही उसने किट्टू को ढूंढना शुरू कर दिया था, और जैसे ही उसे किट्टू मिला वो उसे अपने साथ मुंबई ले आया था। वो बस इस बात के इंतज़ार में था कि कब प्याली उसे अपना सच बताए, लेकिन प्याली तो 2 कदम आगे निकली, उसे सच भी नहीं बताया और उसे छोड़कर भी चली गई। जब किट्टू आराम से सो गया तो अक्सर ने उसे बेड पर आराम से सुलाया और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। रूम से बाहर आते ही उसने दमन को कॉल किया तो दमन तुरंत बोला, जी सर, मैंने टीम को उस लोकेशन पर भेज दिया है, बस अब आप भी वहाँ पर पहुँच जाइए। अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, 10 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और ध्यान रखना कि पुलिस को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर पुलिस वहाँ पर पहुँची तो तुम सीधा नरक में पहुँच जाओगे। दमन उसकी धमकी सुनकर डर गया। वो तुरंत बोला, जी जी बॉस, मैं इस बात का खास ख्याल रखूँगा। उसकी बात सुनने से पहले ही अक्सर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था।
कुछ देर बाद उसकी गाड़ी राजपूत मैंशन के बाहर आकर रुकी। उसकी टीम पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी और बाहर दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड्स नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। कुछ दर्द से करहा रहे थे तो कुछ बेचारों को दर्द से करहाने का मौका भी नहीं मिला। दमन तुरंत अक्षर के पास आया और बोला, आप अंदर जा रहे हैं क्या बॉस? अक्षर ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, नहीं। ये बोलकर अक्षर अंदर जाने की बजाय राजपूत मैंशन के बैकयार्ड की तरफ बढ़ गया, जहां से नीचे बेसमेंट का रास्ता जाता था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन जन्नत अरनाथ के सामने मायूस सा चेहरा बनाकर खड़ी थी। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी ना भाई, आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। मुझे आपका बर्थडे याद था, लेकिन पता नहीं कल कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। आई प्रॉमिस आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आपका बर्थडे कभी नहीं भूलूंगी। अरनाथ गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है जन्नत। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो। ना ही तुम मुझसे मिलने आती हो, ना ही ठाकुर मैंशन आती हो, और अब तो तुम मेरा बर्थडे भी भूलने लगी। मीठी उन दोनों की नाराज़गी और नाराज़गी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मन्नत डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए बोली, अब तुम दोनों जल्दी से जाकर नाश्ता कर लो। तुम्हारी नाराज़गी तो चलती रहेगी, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जन्नत तुरंत से बोली, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक भाई मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी, बेशक से भूखी मर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अरनाथ गुस्से से बोला, खबरदार जो फालतू की बकवास की तो। ये बोलकर उसने जन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जन्नत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। वो किसी बच्चे की तरह अरनाथ के सीने से लगी हुई थी। वहीं दरवाजे पर खड़ा आहान गुस्से से मुठियां कस रहा था। पूरी रात जन्नत की वजह से परेशान रहने के बाद अब वो जन्नत को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देख रहा था। गुस्से से उसके दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। वो तुरंत ठाकुर मैंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वाओ हेवन, तुम तो बड़ी कमाल की निकली। मुझे इतना ज्ञान दे रही थी फैमिली के नाम पर, इतना बड़ा लेक्चर दे रही थी, और खुद मेरी फैमिली को उनके हालात पर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हो। वेरी गुड। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी उम्मीद मैं बहुत अच्छे से पूरी करूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जन्नत के लिए बेहिसाब गुस्सा नज़र आ रहा था। जन्नत कॉलेज में तो आ चुकी थी, लेकिन उसका कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका पूरा ध्यान आहान पर ही था और वो बार बार आहान को कॉल भी कर रही थी, लेकिन आहान उसका कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। अब एक बार फिर से कैंटीन में कशिश के साथ बैठे हुए उसने आहान के नंबर पर कॉल किया तो इस बार आहान का कॉल लगा। जन्नत के चेहरे पर उतावलापन साफ नज़र आ रहा था। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुआ, हेलो हेलो, आप कहाँ पर हैं आहान? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। मैंने कल आपका इंतज़ार। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, सॉरी आहान अभी बिज़ी है तो आपसे बात नहीं कर सकते। आप प्लीज़ थोड़ी देर बाद आहान से बात कर लीजिएगा। ये बोलकर सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और जन्नत, जिसका फ़ोन गलती से स्पीकर ऑन हो गया था, कशिश उसकी तरफ देखकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर जन्नत ने उसे घूर कर देखा। जन्नत गुस्से से बोली, ज़्यादा हंसो मत वरना दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आहान को कॉल किया, लेकिन इस बार भी आहान ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब जन्नत को आहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने तुरंत एक मैसेज टाइप किया और उस मैसेज में लिखा, ये गलत बात है आपकी आहान, आप खुद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती जो आप मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था कि
हम फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन आप तो मुझसे नाराज़ होकर बैठ गए। प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने अपने दिल का हाल उस मैसेज में लिख दिया था। वो मैसेज ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने वो मैसेज टाइप किया हो, लेकिन जो जन्नत की रियल फीलिंग थी वो सारी उस मैसेज में बयां हो रही थी। कशिश उसकी तरफ देखते हुए बोली, एकदम आशिकों जैसा हाल हो गया है तेरा। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो अहान शेखावत है। उसका एटीट्यूड तेरी सोच से भी ज़्यादा होगा, तो तूने सोच भी कैसे लिया कि वो इतनी जल्दी तेरे प्यार में पड़ जाएगा। मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। जन्नत गुस्से से बोली, मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाऊंगी। तभी वहाँ पर मनीषा आकर खड़ी हुई और बोली, किस चीज़ के लिए फंसाओगी? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास हम सबसे बेहतर होगा। जन्नत ने मनीषा की तरफ देखा और गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही और तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। मनीषा हंसी और बोली, पर्सनल मैटर? अहान तुम्हें कॉलेज में आकर सबके सामने किस करता है। किस तरह से वो अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहा था सबके सामने, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया। वैसे भी अहान जैसा लड़का तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। कहाँ पर अहान शेखावत और कहाँ तुम। उसकी लाइफ में लड़कियाँ कपड़ों की तरह आती होंगी और कपड़ों की तरह जाती होंगी। ये जो रईस ज़्यादा होते हैं ना, इनके शौक़ और ज़रूरत तुम जैसी इमोशनल फूल लड़कियाँ बिल्कुल नहीं समझ सकती। तुम भले ही ठाकुर मैंशन से बिलोंग करती हो, लेकिन तुम में ठाकुर फैमिली जैसा कुछ भी नहीं। तुम मिडिल क्लास लड़कियों से भी गई गुजरी हो। उसकी बातें सुनकर अब जन्नत गुस्से से कांपने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, खबरदार, जो तुमने मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अहान और मेरे बीच जो भी है वो हमारा पर्सनल मैटर है। उसमें तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बता रही हो कि ठाकुर फैमिली और शेखावत फैमिली कैसी है। क्या कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? ऐसे जो लड़कों के साथ घूमती रहती हो, उनके साथ वन नाइट स्टैंड करती हो, क्लब्स में जाकर पार्टी करती हो, ये सब कौन सी लड़कियां करती हैं? इनके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। मेरे और अहान के बारे में अब अगर एक शब्द भी कहा ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। याद रखना, भले ही मैं ठाकुर फैमिली होने का फ़ायदा नहीं उठाती, हर वक्त नखरे नहीं दिखाती, लेकिन मेरी ज़ुबान पर टेप नहीं लगी है। बोलना मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलकर जन्नत ने अपना बैग उठाया और तुरंत वहाँ से चली गई। वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब मनीषा की बातों से वो और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन से एक बार फिर से अहान को कॉल किया। इस बार एक बार फिर से कॉल रिसीव हुआ। जन्नत गुस्से से बोली, ये सब क्या है अहान? किसने फ़ोन उठाया था पहले? आप ये सब क्या कर रहे हैं? अहान, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो आप इस तरह से बिहेव। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने से अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। अहान की आवाज़ आ रही थी लेकिन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, ओह बेबी प्लीज़ कम हियर ना, मत परेशान करो मुझे, आई जस्ट वॉन्ट यू। वो आवाज़ सुनकर जन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया बल्कि अपने कान से लगाए रखा। कुछ देर बाद कॉल खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया। जन्नत ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर गाड़ी में बैठी और शेखावत मेंशन चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन, कर्म की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसके पीछे पीछे ही दो गाड़ियां और आकर रुकी थी। उन दोनों गाड़ियों में से दो शख्स बाहर निकले। कर्म उन चारों आदमियों के साथ बेसमेंट की तरफ आया। वो उन आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, आप यकीन नहीं करेंगे मिस्टर खन्ना, जो माल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी होगी। ये बोलते हुए वो बेसमेंट के अंदर आया। मिस्टर खन्ना हंसते हुए बोले,
अब ये तो उस लड़की को देखकर ही पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी नहीं। अगर सच में माल अच्छा हुआ तो आप माला माल हो जाएंगे मिस्टर कर्म राजपूत। लेकिन अगर वो लड़की हमें पसंद नहीं आई तो हम ये डील नहीं करेंगे। हमें एक तराशा हुआ हीरा चाहिए जो हमारे बिजनेस को एकदम टॉप पर लेकर जाए, क्योंकि हम उसे अपने फॉरेनर क्लाइंट के सामने पेश करने वाले हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फॉरेनर क्लाइंट कैसे होते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है। करम उनकी बातों पर हंसा और बोला, आप फिक्र मत कीजिए, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको पूरी मुंबई में क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जरा इसे खींच कर रखना पड़ेगा। खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए। खुराक की कमी नहीं होगी तो काम भी पूरा तसल्ली से होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी। मिस्टर खन्ना और उसके साथ आए हुए बाकी के लोग भी ज़ोरों से हंसने लगे। कर्म जैसे ही बेसमेंट के अंदर आया, अंदर आते ही वो थोड़ा हैरान हुआ। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीब है क्या। सामने खड़े गार्ड ने अपना सिर उसकी तरफ झुकाया और उसे सलाम किया, लेकिन कर्म ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अंदर आया और अंदर आकर सामने दरवाजे का लॉक खोलने लगा, लेकिन उसके हाथों में पड़ी हुई चाबी से लॉक खुल ही नहीं रहा था। मिस्टर खन्ना हंसते हुए बोले, "हा, आपसे एक लॉक तो खुल ही नहीं रहा, आप हमें क्या ही खुश करेंगे। मिस्टर राजपूत, मुझे लगता है कि आज हम लोगों को खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा।" करम तुरंत बोला, "ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए।" ये बोलकर उसने अपने हाथों से वो लॉक खोल दिया और उन लोगों के साथ अंदर की तरफ आया। लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखें हैरत में फैल गई। जहाँ पर वो प्याली को बांध कर गया था वहाँ पर अब प्याली थी ही नहीं। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। मिस्टर खन्ना हैरानी से बोले, "क्या हुआ मिस्टर राजपूत? कहाँ है वो कड़क माल जो आज आप हमें देने वाले थे? कहीं वो माल यहाँ से भाग तो नहीं गया?" "क्या करते हैं आप भी मिस्टर राजपूत? आपसे तो एक लड़की नहीं संभाल पाए, आप इतनी बड़ी डील कैसे ही संभालेंगे? हमें तो पहले ही आप पर शक हो रहा था कि आपकी जो ये बातें हैं वो सिर्फ बातों के पकोड़े ही होंगे, खाने में तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों मिस्टर गर्ग?" ये बोलते हुए उन्होंने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ देखा। मिस्टर गर्ग भी हंसते हुए बोले, "मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मिस्टर खन्ना, आप भी किस आदमी पर यकीन कर रहे हैं। चलिए यहाँ से, इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बड़ी बड़ी बातों के। ये आज तक कभी कुछ कुछ नहीं कर पाया तो अभी क्या ही करेगा। चलिए मिस्टर राजपूत, आप अपना बिजनेस संभालिए जो पूरी तरह से डूब रहा है। ये वाले काम तो आप छोड़ ही दीजिए, ये सब आपके बस की बात नहीं है।" ये बोलकर वो सरकास्टिक स्माइल के साथ ही वहाँ से चले गए। उनके साथ ही मिस्टर खन्ना और बाकी सब लोग भी वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद कर्म वहाँ पर खड़ा गुस्से से कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, "तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं प्याली शेखावत। मैंने कहा था यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो मैं तेरे उस किट्टू को किडनैप नहीं किया, उसे अपने खेल में शामिल नहीं किया, लेकिन अब मैं ना उसे छोड़ूंगा और ना ही तुझे। वो अक्सर तो तेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने तो तुझे कब का ठुकरा दिया और अब मैं तुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि गली का कुत्ता भी तुझ पर तरस खाएगा। ऐसे बाजार में भेजूंगा जहां पर इंसान नहीं, गली के कुत्ते तेरा रेप करेंगे।" ये बोलते हुए उसका चेहरा हद से ज़्यादा गुस्से और नफ़रत से लाल हो चुका था। वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर बाहर की तरफ आया और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए ही मेंशन के अंदर की तरफ आया। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो चुकी थी। सामने किंग साइज चेयर रखी हुई थी और उस चेयर पर अक्सर शेखावत बैठा था। अक्सर को वहाँ पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत गुस्से से लाल होते हुए अंदर की तरफ आया और बोला, "तू
तो तू यहाँ एक बार फिर से आ गया। लगता है अब तू जेल जाकर ही मानेगा। उस दिन तो तुझे तेरे बाप ने बचा लिया, लेकिन आज तेरे बाप को भी यहाँ पर नहीं अंदर आने दूंगा। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरे बाप को अफसोस होगा कि उसने उस दिन तुझे जेल जाने से क्यों बचा लिया। ये बोलते हुए वो अक्सर की तरफ आया। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, 100 कुत्ते मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुआ होगा, और तेरे पैदा होने पर भी तेरे माँ बाप को अफसोस ही हुआ होगा कि इससे अच्छा तो एक कुत्ता पाल लेते। उसकी बात सुनकर करम की आंखें गुस्से से और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो तुरंत अक्सर की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर पंच मारते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन उसका हाथ अक्सर के गाल को छूता उससे पहले ही अक्सर ने अपने हाथ से उसका हाथ रोक दिया और उसकी कलाई को पूरी तरह से मरोड़ दिया। करम की दर्द से चीख निकल गई। अपने हाथ को संभालते हुए वो अपने कदमों पर लड़खड़ा रहा था। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बड़ी नाजुक कलाई निकली तेरी तो। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरी बटर कप है। उसकी नाजुक सी कलाइयों को तूने रस्सी से बांध रखा था, लेकिन मजाल है जो उसने दर्द से उफ तक भी की हो। उसकी बात सुनकर कर्म के होश उड़ गए। वो समझ चुका था कि प्याली अक्सर के हाथ लग चुकी है। उसने प्याली को अपनी बेसमेंट में बांध रखा था और उसे यही लग रहा था कि अक्सर को राजपूत मेंशन की बेसमेंट के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए तो जब अक्सर पहले प्याली को ढूंढने यहाँ पर आया तो प्याली उसे नहीं मिली। वो गुस्से से देखते हुए बोला, तो आखिर तूने अपनी प्याली को ढूंढ लिया। अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था तुझे, वो बीवी है मेरी, उसे तो मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। तू सोच, जब मुझे नहीं मिली तो मैंने तेरा क्या हाल किया। तेरा ये 2 कौड़ी का मुंह अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी किसी ने तसल्ली से मरम्मत की हो। और अब वो मुझे मिल गई, और जिस हालत में मिली उसे देखकर मैं तेरा क्या ही हाल करूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशन थे और गुस्से से आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। कुछ देर पहले अक्सर बेसमेंट की तरफ आया और बेसमेंट के दरवाजे पर ही उसका सामना गार्ड से हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में वो गार्ड्स नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। अक्सर तुरंत अंदर की तरफ आया। अंदर एक खुला हॉल था और 2 कमरे थे जो सामने की तरफ बने हुए थे और दोनों पर बाहर से ताला लगा हुआ था। वहाँ पर इस वक्त और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अक्सर समझ चुका था कि प्याली उन दोनों कमरों में से ही किसी एक में है। उसने तुरंत आकर उन दोनों कमरों को चेक करना शुरू किया। दोनों पर लॉक लगे हुए थे, तो अक्सर ने दोनों के ही लॉक तोड़ दिए थे। पहले कमरे में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे कमरे में उसे नीचे ज़मीन पर लेटी हुई प्याली मिली, जिसकी आंखें खुली हुई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर अक्सर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी, लेकिन जैसे ही वो उठकर बैठी, उसकी दर्द से आह निकल गई। उसके पैरों में और हाथों की कलाइयों से खून बह रहा था। उसे बहुत ज़्यादा कसकर रस्सी से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाथों और पैरों पर जख्म होने शुरू हो गए थे। अक्सर सर्द नज़रों से उसे देख रहा था और प्याली ने भी अपनी नज़रें झुका ली थी। अब कर्म और अक्सर दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कर्म अक्सर का गुस्सा देखकर अचानक ही हंसने लगा और बोला, मुझे पता ही था, उस प्याली को तो तुम ढूंढ ही लोगे। आखिर उससे शिद्दत भरी मोहब्बत जो करते हो, लेकिन तुम उसे कैसे ढूंढोगे जिसमें उसकी जान बसती है। उसका बेटा किट्टू जो मेरे जाल में है। उसकी बात सुनकर अब अक्सर मुस्कुराने लगा। वो कर्म के बिल्कुल करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, अब मुझे समझ में आया कि तेरा बिजनेस फ्लॉप क्यों हो रहा है, क्यों तू लगातार कर्ज में डूब रहा है, क्यों तेरी इंडस्ट्रीज़ के शेयर इतने गिर रहे हैं, और क्यों तेरी हालत गली के भिखारी जैसी हो गई है। अब समझ में आया मुझे। कर्म सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी झलक रहा था। अक्सर मुस्कुराते हुए बोला, तेरी गलती नहीं है। जब इंसान में दिमाग ही नहीं हो तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
तुझे लगता है कि तूने प्याली को जिस चीज़ का नाम लेकर डराया धमकाया, तो उस चीज़ का नाम मेरे सामने भी लेगा। लेकिन तुझे पता भी है मेरा और प्याली का बेटा है कहाँ पर। ये बोलते हुए वो कर्म के चेहरे पर हल्का सा झुक गया था और उसका दबाव कर्म के कंधे पर बहुत ज़्यादा हो गया था। कर्म नीचे की तरफ होने लगा। उसका पैर अचानक से लड़खड़ाया और वो ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिरा। अक्सर उसे देखकर मुस्कुराया और नीचे की तरफ झुककर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, यही औकात है तेरी। ये बोलकर उसने जोर से अपना पैर सीधा कर्म के मुंह पर मारा तो कर्म की जोर से चीख निकली और खून का फव्वारा उसके मुंह से निकल गया। वो अक्सर के एक ही वार से दर्द से तड़पने लगा। वो खुद को संभालता उससे पहले ही अक्सर एक बार फिर से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और इस बार उसने जोर से अपना पैर कर्म के मुंह पर दे मारा। कर्म इस बार चिल्ला भी नहीं पाया और अक्सर उसके चेहरे पर अपना पैर रखकर दबाव बनाने लगा। कर्म के चेहरे की नसें भी सिकुड़ने लगी और दांत बुरी तरह से कांपने लगे। उसका मुंह बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। अक्सर ने उसके गिरेबान से पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया तो कर्म सीधा दीवार से जाकर लगा। अक्सर उसे अपनी डेविल नज़रों से देखने लगा। कर्म की सांसें फूलने लगी थी। वो धम से नीचे ज़मीन पर गिरा। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अब अक्षर का सामना कर सके। अक्षर ने उसकी हालत तो कल ही खराब कर दी थी और बची कुछ ही हालत उसकी अब खराब हो चुकी थी। अक्षर उसे देखते हुए बोला, तेरी इस हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मन नहीं कर रहा तुझे मारने का। बता तेरे साथ क्या करूं? ये बोलते हुए वो सोचने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दुश्मन को मारने में मज़ा नहीं आता, लेकिन दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मज़ा आता है। और अब तेरा भी वही हाल होगा। अगर तुझे इतनी आसानी से मौत दे दी तो फिर मैं अक्सर शेखावत कैसे हुआ? मज़ा तो तब आएगा जब तुम मौत मांगोगे और मैं तुझे मौत भी ना दूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर अभी अभी दमन आकर खड़ा हुआ था। उसने दमन को इशारा किया तो दमन तुरंत कर्म के पास आया और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गया। कर्म ने खुद को दमन से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही अपनी हिम्मत हार चुका था। वो अक्सर की तरफ देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुझे खुद से कभी नहीं जीतने दूंगा। तेरा और तेरी उस प्याली के साथ साथ तुम दोनों के बच्चे का ऐसा हाल करूंगा कि तुम दोनों पूरी जिंदगी मौत के लिए तड़पोगे। तू मुझे तड़पाना चाहता है ना? पर तुम तीनों की मौत मेरे हाथों होगी, देख लेना। ये बोलते हुए कर्म के मुंह से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था, इसलिए वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी धमकी अक्सर को साफ सुनाई दे रही थी। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब कुत्ते की भी हिम्मत ना हो ना, तो शेर जैसी धमकी नहीं देनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, तेरी धमकी मैंने सुनी। अब तू मेरा धमाका देखना। ये बोलकर अक्षर तिरछा मुस्कुराया और उसने दमन को इशारा किया तो दमन उसे तुरंत वहाँ से ले गया। दमन के वहाँ से जाते ही अक्षर ने सबसे पहले अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। उसने राजपूत मैंशन के सभी नौकर और सभी गार्ड्स को एक जगह पर बंद करवा दिया था ताकि वो लोग उसे डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन अब उसने उन सभी को खुला छोड़ने के लिए बोल दिया था। उसके साथ ही उसने एक फ़ोन और किया। जैसे ही सामने वाले आदमी ने फ़ोन उठाया, अक्सर तुरंत उससे बोला, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन में राजपूत इंडस्ट्रीज़ खाक हो जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर सामने वाला आदमी हैरान था, लेकिन अक्सर का ऑर्डर उसे मानना ही था। वो तुरंत बोला, जैसा आप कहें बॉस। उसका जवाब सुनकर अक्षर की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एक बार फिर से अब उसके दिमाग में प्याली का ख्याल चलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस।
एक गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उस गाड़ी में से प्याली बाहर निकली। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके साथ ही एक लड़की और थी जिसे अक्सर ने ही प्याली के साथ भेजा था। प्याली फ़िलहाल खुद को पूरी तरह से संभालने की हालत में नहीं थी। प्याली ने जैसे ही कदम आगे की तरफ बढ़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए। वो लड़की निशा उसे संभालते हुए बोली, संभाल कर मैडम, आपके पैरों पर पहले ही चोट लगी हुई है। प्याली रोते हुए बोली, अब खुद को संभाल कर भी क्या करूँगी? जिसे संभालना चाहिए था उसे तो मैंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। निशा उसे संभालते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मैडम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्सर सर बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी दूर कर देंगे। उसकी बात सुनकर प्याली हल्का सा मुस्कुराई और आगे की तरफ बढ़ गई। निशा ने अभी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। प्याली जैसे ही अंदर की तरफ आई, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ सुनकर प्याली का दिल ज़ोरों से कांप उठा। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। प्याली हैरानी से बोली, ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? निशा सामने रूम की तरफ देखते हुए बोली, उस रूम से आ रही है। वहाँ पर एक बच्चा है जो अक्सर सर के साथ पिछले 15 दिनों से है। पता नहीं वो बच्चा कौन है, लेकिन सब कह रहे हैं कि वो अक्सर सर का बेटा है। उसका नाम किट्टू है। ये बोलकर वो अभी मुस्कुरा ही रही थी कि प्याली ने तुरंत उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उस कमरे की तरफ भाग गई। दरवाजे पर जाकर उसके कदम अचानक से रुक गए जब उसने एक लड़की को किट्टू को अपनी गोद में लेकर झुलाते हुए देखा। वो लड़की किट्टू को अपनी गोद में लिए उसे हल्का हल्का झूला दे रही थी ताकि वो सो जाए, लेकिन किट्टू रोए जा रहा था। प्याली की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। वो तुरंत भागते हुए अंदर की तरफ आई और उसने उस लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उस लड़की का नाम काव्यांजलि था। काव्यांजलि प्याली को वहाँ पर देखकर हैरान रह गई। वो प्याली को नहीं जानती थी, वो बस अक्सर को जानती थी, जिसने उसे आज ही किट्टू की नैनी के रूप में रखा था। वो प्याली की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? आपने किट्टू को मुझसे ऐसे छीन कैसे लिया? आप किट्टू को मुझे वापस दीजिए। मुझे उसे संभालना है, उसे सुलाना है, वो रो रहा है। ये बोलते हुए वो प्याली से किट्टू को लेने लगी, लेकिन प्याली ने किट्टू को तुरंत अपने सीने से लगा लिया और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे यूं देखकर काव्यांजलि हैरान थी। वो गुस्से से बोली, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? आप किट्टू को मुझे वापस दीजिए। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई थी। किट्टू जो अभी लगातार रोए जा रहा था, वो अचानक से चुप हो गया था। वहीं प्याली अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। भले ही उसने किट्टू को अपने हाथों में ले रखा था, लेकिन उसके हाथ भी बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके कानों में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी के दर्द में करहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीर चलने लगी, जिसमें एक लड़की नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी। वो कमरा बहुत अजीब सा था, जहाँ पर नीचे घास फूस बिछी हुई थी और उस कमरे में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ना ही उस कमरे में कोई लाइट थी और ना ही कोई पंखा। ज़मीन पर पड़ी हुई उस लड़की को कोई औरत बेल्ट से मार रही थी और बोल रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तूने मेरे बेटे को हाथ किससे पूछ कर लगाया? ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बेल्ट से एक बार फिर से ज़मीन पर गिरी हुई उस लड़की को मारा, तो दर्द से वो लड़की चीख उठी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर की तरफ आया। वो उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, क्यों नाराज़ हो रही हो मेरी जान? क्यों अपने हाथों को इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ दे रही हो? इतनी सी बात पर खुद इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी परेशानी मुझे बता दिया करो, बाकी सब मैं खुद हैंडल कर लूँगा। ये बोलते हुए उसने उस औरत से वो बेल्ट ली और ज़मीन पर पड़ी हुई उस लड़की को देखने लगा। वो औरत गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना,
तो आज इस लड़की की चीखने की आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई देनी चाहिए, वरना भूल जाइएगा कि आपकी कोई बीवी भी है। ये बोलकर वो तुरंत उस कमरे से बाहर चली गई और वो शख्स अपने हाथों में बेल्ट पकड़े नीचे ज़मीन पर गिरी हुई उस लड़की की तरफ देखने लगा। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। वो इस वक्त पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी। उस लड़की की इतनी ज़्यादा बेरहमी से पिटाई की गई थी कि दर्द की भी अब इंतहा हो गई थी और आंसू भी सूखने लगे थे। उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई बेल्ट साइड में फेंकी और बोला, तुझे दर्द देने के लिए इस बेल्ट की क्या ज़रूरत है, जब मैं हूँ तो। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी और उस लड़की पर झुक गया। कुछ ही देर में उस लड़की की दर्द से कराहने की आवाज़ बाहर तक सुनाई देने लगी। अचानक ही प्याली ज़ोर से चिल्लाई, किट्टू। उसके हाथों से किट्टू छूट चुका था। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर अपनी बगल में देखा तो वहाँ पर अक्सर खड़ा था, जिसने किट्टू को अपनी गोद में ले रखा था। किट्टू गहरी नींद में सो चुका था। अक्सर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और फिर उसे बेड पर लाकर उसे आराम से लेटा दिया। प्याली का चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो हैरानी से अक्सर की तरफ देख रही थी, जो किट्टू के बगल में ही लेट चुका था। काव्यांजलि अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, सर अगर किट्टू सो चुका है तो क्या मैं बाहर चली जाऊं? अक्सर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों? किट्टू तो सो गया है, तो तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई क्या? चुपचाप वहाँ पर सामने बैठो। अगर किट्टू उठ गया तो तुम्हारी ज़रूरत होगी। प्याली तुरंत अक्सर के पास आई और बोली, मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर शेखावत। अक्सर किट्टू के बालों को सहलाने लगा। प्याली उसे चुप देखकर एक बार फिर से बोली, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो गुस्सा और नाराज़गी दिखानी है आप दिखा लीजिएगा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अक्सर सामने काव्यांजलि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस रूम में सिर्फ तुम दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई और है तो वो तुरंत यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, वरना मुझे खुद किट्टू को लेकर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक बार अपने बच्चे के लिए पहले ही तड़प चुकी थी और अब भी शायद उसकी किस्मत में उसके बच्चे के लिए तड़पना ही लिखा था। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर शेखावत ऐसा मत कीजिए। अक्सर गुस्से से बोला, अगर किसी को मेरी बात सुनाई नहीं देती तो ठीक है, मैं खुद ही किट्टू के साथ यहाँ से चला जाता हूँ और इस बार इतनी दूर जाऊँगा कि वो शख्स ना मुझ तक पहुँच पाएगा और ना ही मेरे बेटे तक। उसके मुंह से किट्टू के लिए अपना बेटा सुनकर प्याली को सुकून भी मिल रहा था, लेकिन उसकी खुद से दूर जाने की बात सुनकर उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मिस्टर शेखावत, मैं जा रही हूँ रूम से बाहर, आप मत जाइए। उसे आराम से सोने दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप बाहर आ जाइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रूम से बाहर चली गई। अक्सर ने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से प्याली बाहर जा चुकी थी। उसने अब वापस किट्टू की तरफ देखा। किट्टू के चेहरे पर थोड़ा सुकून नज़र आ रहा था, जो पिछले 15 दिनों से एक बार भी अक्सर को दिखाई नहीं दिया। किट्टू पिछले कई दिनों से बुखार में तप रहा था। अक्सर किट्टू की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बच्चा। एक माँ के लिए एक बच्चा जितना प्यारा होता है, बच्चे को भी माँ की उतनी ही ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इतनी आसानी से तुम्हारी माँ को माफ़ कर दिया तो ये हम दोनों के साथ ही नाइंसाफ़ी होगी। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने गलती क्या की है। ये बोलते हुए अक्सर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में अहान बार काउंटर की चेयर पर बैठा था और उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे लेने आया हुआ था। वो अहान की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ सर यहाँ से चलिए, मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा। प्लीज़ अहान सर, ये जगह आपके लिए सही नहीं है। अहान ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा और अपनी बंद होती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोला,
अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे लिए कौन सी जगह सही है और कौन सी नहीं। ये बोलकर उसने ज़ोर से अपने पर्सनल असिस्टेंट को धक्का दिया तो वो हल्का सा लड़खड़ा गया। उसका पर्सनल असिस्टेंट तुरंत बोला, सर मेरे पास मिसेज आरजू शेखावत के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आप उनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। अभी वो बोल ही रहा था कि अहान मुस्कुराया और बोला, क्या मोम को मेरी याद आ रही है? सीरियसली आज मोम को मेरी याद आ रही है। मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे मेरा फ़ोन दो, मैं उनसे बात करूँगा। ये बोलते हुए वो अपनी पॉकेट पर अपना हाथ रखकर अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसने सामने काउंटर पर भी देखा, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ पर भी नहीं पड़ा था। वो गुस्से से बोला, मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे मेरी मॉम को फ़ोन करना है। आज उन्हें मेरी याद आई है, लेकिन मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा। मुझे मेरा फ़ोन ला कर दो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। अहान नशे में बिल्कुल धुत अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपना फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। वो अपनी पॉकेट में कभी हाथ अंदर डालता तो कभी बाहर निकालता, कभी काउंटर पर देखता तो कभी अपने सामने खड़े अपने पर्सनल असिस्टेंट को देखते हुए बोलता, मेरा फ़ोन कहाँ है? लेकिन उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। वो अपना सर ना में हिलाकर बोला, सर मुझे आपके फ़ोन के बारे में नहीं पता, अगर आप कहें तो मैं आपको अपना फ़ोन दूं। अहान गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे? अब अहान शेखावत के ये दिन आ गए कि वो किसी और के फ़ोन से अपनी मॉम को फ़ोन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अहान शेखावत जाकर अभी अपने लिए नया फ़ोन खरीदेगा, अपने लिए भी और अपनी जानू के लिए भी। लेकिन फिर वो अचानक ही बोलते बोलते रुका और फिर गुस्से से बोला, मैं अपनी जानू के लिए फ़ोन क्यों लूँ? मैं अपनी जानू से नाराज़ हूँ। मेरी जानू ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। वो मुझे छोड़कर चली गई, ये बोलकर कि उसे फैमिली के साथ रहना है, और वो खुद मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रही। उसे मेरे साथ भी नहीं रहना, मेरी फैमिली के साथ भी नहीं रहना। उसे किसके साथ रहना है? अपनी फैमिली के साथ। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? उसकी अपनी फैमिली। तो ठीक है, वो रहे अपनी फैमिली के साथ। अब मैं भी अपनी जानू से बात नहीं करूँगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ मेरी जानू से बहुत दूर। ये बोलते हुए वो अपनी चेयर से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सॉरी सर, वो गलती से मैंने आपका फ़ोन उठा लिया था काउंटर से। मैं वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा होश आया तो पता चला कि ये तो आपका फ़ोन है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन अहान की तरफ बढ़ा रहा था। अहान ने उससे अपना फ़ोन लिया और बोला, तुम्हें पता है ये फ़ोन मैंने आज ही नया ख़रीदा था, क्योंकि अपना पुराना फ़ोन तो मैंने तोड़ दिया। तुम्हें पता है वो फ़ोन मैंने क्यों तोड़ा? अपनी जानू की वजह से। मुझे मेरी जानू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। अब मेरे पास मेरी जानू का नंबर भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरी जानू का नंबर है? वो शख्स अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, मेरे पास आपकी जानू का नंबर नहीं है। अहान तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास मेरी जानू का नंबर नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरी जानू का नंबर होता तो मैं सिर्फ तुम्हारा फ़ोन नहीं तुम्हें भी तोड़ देता। मेरी जानू सिर्फ मेरी है, और मेरी जानू का नंबर भी सिर्फ मेरा है। किसका है मेरी जानू का नंबर? वो शख्स कांपते हुए बोला, आपका। अहान मुस्कुराया और बोला, यस, गुड आंसर। अब जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे मेरी जानू के पास जाना है। नहीं, मुझे मेरी जानू के पास नहीं, मेरी मॉम के पास जाना है। मेरी जानू को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। मेरी मॉम को मेरी फ़िक्र है, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा। ये बोलते हुए उसके कदम लड़खड़ाते हुए ही बाहर की तरफ जा रहे थे। उसका पर्सनल असिस्टेंट जल्दी से उसके पीछे पीछे आया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो अहान के करीब आता, अहान उसे घूर कर देखता है। अहान अपनी गाड़ी में बैठा तो वो तुरंत से बोला,
प्लीज़ सर, आप गाड़ी मत ड्राइव कीजिए, आपसे गाड़ी ड्राइव नहीं होगी। आप प्लीज़ बाहर आ जाइए, गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। मैं आपको आपके घर पर ड्रॉप कर दूँगा। अहान हैरानी से बोला। घर? कौन सा घर? मेरी जानू मेरे घर में रहती नहीं है और मेरे साथ फार्म हाउस में आती नहीं है, और उसके घर पर मैं जा नहीं सकता। उसके घर पर सभी मुझे घूर घूर कर देखते हैं, जैसे मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की बल्कि उसे किडनैप करके लेकर आया हूँ। मुझे उनके घर नहीं जाना, पर मुझे मेरी जानू के पास जाना है। कोई मुझे मेरी जानू के पास छोड़ाओ। ये बोलते हुए उसने अपना सर पीछे सीट पर टिका दिया। उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे देखते हुए मन ही मन बोला, ये क्या हाल हो गया है आपका हान सर। आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तो आप पूरे चेंज हो गए हैं। ड्रिंक तो आप पहले भी करते थे, लेकिन इस तरह से नहीं। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अहान का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। अहान ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जानू तुम आ गई। उसके मुंह से जानू सुन उसके पर्सनल असिस्टेंट की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अहान गाड़ी से बाहर निकला और उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, मुझे पता था जानू तुम ज़रूर आओगी। तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें पता है मुझे मेरे पर्सनल सेक्रेटरी में भी तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही थी। मन कर रहा था उसे किस कर लूं। उसके मुंह से ये बात सुनकर उसके पर्सनल असिस्टेंट की आंखें हैरत में फैल गईं। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। अगर अहान ने जानू समझकर उसे किस कर दी तो उसकी सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि वो खुद भी इस दुनिया से चला जाएगा। वो जल्दी से अहान को लेकर दूसरी तरफ आया और उसने अहान को गाड़ी में बिठाया। अहान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बार बार उसे अपनी जानू जानू बोल रहा था। मुश्किल से उसके पर्सनल असिस्टेंट में उसे अच्छे से सीट पर बिठाया और फिर दरवाज़ा बंद कर तुरंत खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में गाड़ी शेखावत मैंशन में आकर रुकी। अहान के पर्सनल असिस्टेंट ने आकर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी की आवाज़ सुनकर जन्नत भी तुरंत बालकनी में आ गई थी। जब उसने अहान की गाड़ी में से उसके पर्सनल असिस्टेंट को निकलते हुए देखा और फिर अहान को भी निकलते हुए देखा तो वो तुरंत से नीचे की तरफ आई। अहान का पर्सनल असिस्टेंट जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, सर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। जन्नत ने अहान की तरफ देखा और बोली, आपको सर कहाँ पर मिले? पूरव ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर बोला, वो सर मुझे क्लब में मिले थे। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। क्लब का जिक्र सुनकर ही जन्नत की आंखों में नमी तैरने लगी। वो आगे की तरफ बढ़ी और अहान का हाथ अपने कंधे पर रखकर पूरव की तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, अहान को मैं संभाल लूँगी। पूरव तुरंत से बोला, लेकिन सर को आप अकेले कैसे लेकर जाएंगी? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जन्नत अहान को संभालते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगी अहान को। ये बोलकर वो अहान को अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। अहान जो पहले ही नशे में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, अब वो एकदम से चुप हो चुका था। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी और उसने पूरा भार जन्नत के ऊपर डाल दिया था। जन्नत किसी तरह से संभालते हुए उसे अंदर की तरफ लेकर आई, लेकिन अचानक ही उसका खुद का पैर ज़ोरों से लड़खड़ाया और वो नीचे ज़मीन पर गिरी। अहान भी सीधा उसके ऊपर गिरा। जन्नत अब नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी और अहान उसके ऊपर था। अहान ने अपनी आंखें खोली और जन्नत का चेहरा देखते हुए बोला, जानू तुम आ गई। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो कहीं गई ही नहीं थी, गए तो आप थे। आप बताइए, आप वापस आ गए? अहान मुंह बनाते हुए बोला, जानू शराब मैंने पी है और नशा तुम्हें हो रहा है, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दिखाई तो आप दे रहे हैं मुझे यहाँ, लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुझसे इतना नाराज़ हो गए कि घर छोड़कर चले गए, और घर छोड़कर भी गए तो किसी और के पास भी चले गए। अहान गुस्से से बोला, मैं किसी के पास नहीं गया, तुम गई थी। जन्नत व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली,
ये भी सही है। बात खुद पर आई तो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैंने आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था हान। अगर आप मुझसे नाराज़ थे तो अपनी नाराज़गी दिखाइए, मैं मना लेती आपको। लेकिन आप तो बेवफाई पर उतर आए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। आहान तुरंत बोला, मैं बेवफा नहीं हूँ, मुझे बेवफा मत कहो। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। ये बोलते हुए उसने जन्नत के गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से उसे देखने लगा। नशे में होने की वजह से उसकी आंखें भी एकदम लाल दिखाई दे रही थी और उसकी गहरी गहरी सांसें भी जन्नत को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ अहान, ऊपर उठिए, हमें रूम में चलना चाहिए। अगर कोई हमें ऐसे देखेगा तो अच्छा नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मैं किसी से डरता नहीं। जन्नत कुछ बोल ही नहीं पाई और अहान उसके होठों पर झुकने लगा। उसे अपने होठों पर झुकते हुए देख जन्नत की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसने थोड़ी सी कोशिश की ताकि अहान को वहाँ से ऊपर उठा सके और उसे रूम में लेकर जा सके, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही अहान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया था। जन्नत एकदम से सुन्न हो गई और सिर्फ अहान के होठों को अपने होठों पर महसूस करती रही। वो अहान को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, उस किस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वो बातें चल रही थी जो उसने फ़ोन पर सुनी। जिस तरह से अहान उसे छोड़कर गया था और जिस तरह से वो पिछले 2 दिनों से परेशान थी, वो अहान को रिस्पॉन्स दे ही नहीं पा रही थी। अहान उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके कमर को सहलाने लगा और अहान के इस टच की वजह से जन्नत भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खोने लगी। अहान कभी उसके सीने पर अपना हाथ रखता तो कभी उसकी कमर पर, कभी उसके कपड़ों के अंदर अपना हाथ ले जाकर उसकी पीठ को छूता तो कभी उसके सीने पर हल्का हल्का दबाव बनाने लगता। अहान लगातार बेहद शिद्दत से जन्नत के होठों को किस किए जा रहा था और जन्नत भी थोड़ी देर बाद उसे रिस्पॉन्स देने लगी थी। उसने भी अपना हाथ अहान के गाल पर रख दिया था और उसे प्यार से किस करने लगी थी। दोनों की किस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। अहान जितना ज़्यादा नशे में था और उतना ज़्यादा हीट इस वक्त उसकी बॉडी में पैदा हो रही थी। उसके बाद ज़मीन पर लेटा हुआ वो पसीने से भरने लगा था, लेकिन जन्नत ने जब उसके होठों से अपने होठ अलग करना चाहे तो उसने जन्नत को छोड़ा ही नहीं। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही जन्नत को किस करता रहा और फिर जब उसने जन्नत के होठों को छोड़ा तो जन्नत के होठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। अहान उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैंने 4 बोतल वाइन पीकर भी फिर भी मेरी प्यास खत्म नहीं हुई, लेकिन जब मैंने तुम्हारे इन होठों को किस किया तो मेरी प्यास खत्म हो गई। तुम्हारे होठ वाइन से भी ज़्यादा नशे वाले हैं। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अचानक ही जन्नत के ऊपर से लुढ़क कर नीचे ज़मीन पर लेट गया। जन्नत ने तुरंत करवट लेकर उसकी तरफ देखा। अहान की आंखें बंद हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ना ही वो अहान को ऊपर लेकर जा सकती थी और ना ही यहाँ पर छोड़ सकती थी। अहान को उठाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। उसने जल्दी से जाकर पहले फ़ैन ऑन किया ताकि अहान को जो पसीना आ रहा है कम से कम वो तो ना आए, और फिर वापस आकर वो अहान के पास बैठ गई। वो कुछ देर यूं ही वहाँ पर बैठने वाली थी ताकि जब थोड़ी देर में अहान का नशा थोड़ा कम हो जाए तो वो अहान को उठाकर ऊपर रूम में ले जाए ताकि सुबह किसी को अहान की इस हरकत के बारे में पता ना चले। लेकिन कब अहान के पास बैठे बैठे वो खुद उसके सीने पर लुढ़क कर गहरी नींद में चली गई, उसे खुद पता ही नहीं चला। अब अहान और जन्नत दोनों ही वहाँ नीचे ज़मीन पर गिरे हुए गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस प्याली बाहर हॉल में टहल रही थी और तकरीबन पिछले 4 घंटे से अक्सर के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अक्सर बाहर आया ही नहीं। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती
तो वो सर्वेंट को अंदर बुला लेता और फिर वो सर्वेंट वापस बाहर आ जाता। जब प्याली उसे अंदर के बारे में पूछती तो कोई भी सर्वेंट उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। प्याली को अब हद से ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने अक्षर पर यकीन क्यों नहीं किया। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? हम जानते हैं जो इस स्टोरी को सुन रहा है उसे यह स्टोरी पसंद आ रही है और एक्चुअली यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है, एक रोमांटिक स्टोरी है। तो गाइस, लेकिन हम बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं और आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते जिससे हमें लगे कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, कम से कम एक कमेंट ज़रूर करें। उसे सब कुछ बताया क्यों नहीं? उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि पिछले 15-17 दिन से किट्टू अक्सर के साथ इसी फार्म हाउस में था। अगर वो पहले ही अक्सर को सब कुछ बता देती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। वो बाहर हॉल में टहलते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, एक बार बाहर आ जाइए। उसके बाद मैं आपको अब अपनी लाइफ की हर एक चीज़ बताऊंगी। आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, बस एक बार बाहर आ जाइए। अभी वो बोल ही रही थी कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ से अक्सर फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। शायद अंदर किट्टू सो रहा था, इसलिए उसने अंदर बैठकर बात नहीं की। वो फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ आया तो प्याली तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर शेखावत। प्लीज़ आप फ़ोन पर बाद में बात कर लीजिएगा, पहले मेरी बात। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया। प्याली गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, हद है मिस्टर शेखावत, मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। अब बस बहुत हुआ, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो अक्सर के पीछे पीछे बाहर की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी काव्यांजलि भी रूम से बाहर आई। उसने अक्सर और प्याली को बहस करते हुए देखा था। वो वहीं पर खड़ी निशा की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर अक्षर शेखावत की वाइफ है क्या? निशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ ये उनकी वाइफ है, लेकिन अक्सर सर इनसे नाराज़ है। काव्यांजलि तुरंत बोली, क्यों नाराज़ क्यों है? निशा ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, पता नहीं, लेकिन काफ़ी नाराज़ हैं शायद। दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। अक्सर सर तो अब प्याली मैडम की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। उसकी बात सुनते हुए काव्यांजलि सोच में पड़ गई।